हेलो फ्रेंड्स, आज हम उत्तर प्रदेश की मृदाओं को विस्तार से पढ़ने जा रहे हैं। उसके बाद 30 प्रश्न जो पीवाईक्यू पिछले वर्ष पेपरों में पूछे गए हैं उन प्रश्नों को लगाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं हम अध्याय उत्तर प्रदेश की मिट्टियाँ। तो मिट्टी का भौतिक वर्गीकरण। तो देखते हैं उत्तर प्रदेश की भू आकृति के आधार पर मिट्टियों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कहीं कहीं ये भाग आपको 6 लिखे मिलेंगे, क्योंकि अलग अलग विद्वानों के हिसाब से अलग अलग विभाजन है। तो आप 6 कैसे हो जाएंगे कि मैंने आपको 3 भाग बताए हैं। मैंने आपको कितने भाग बताए? 3 भाग। उनमें से प्रत्येक में 2-2 भाग हैं। जैसे इसमें देखते हैं भाबर और ताराई क्षेत्र, 2 इसमें हो गए। इसी तरह से तीनों में 2-2 भाग हो जाते हैं, तो कुल मिला के 6 भाग हो जाते हैं। तो आपके ऑप्शन में अगर 3 ना हो तो 6 को भी उत्तर लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं अब क्या लिखा हुआ आगे। इसमें देखते हैं भाबर और ताराई क्षेत्र। पहले हम भाबर क्षेत्र को पढ़ते हैं। यह हिमालय के शिवालिक पर्वत के पाद क्षेत्र फूट हिल में स्थित है। इसका मतलब क्या हुआ कि हिमालय का जो पाद क्षेत्र है, अर्थात नीचे वाली चोटी है, उसका नाम है शिवालिक। तो शिवालिक के पास पाई जाने वाली मृदा है। यहाँ की मिट्टी कंकरीली होती है, पथरीली होती है। इस मिट्टी में कंकड़ पत्थर ज़्यादा होते हैं, क्योंकि नदियों के द्वारा जो जल आता है उसके साथ कंकड़ पत्थर भारी मात्रा में बहते हुए चले आते हैं। और यहाँ पर आकर के मैदान में जब समतल भागों में नदियाँ आ जाती हैं तो अपने ही द्वारा लाए गए अवसाद कंकड़ पत्थरों को न बहा पाती हैं, क्योंकि उनका बहाव गति स्लो हो जाती है। इस कारण वो नहीं बहा पाती हैं और कंकड़ पत्थरों को वहीं एकत्रित कर लेती हैं। और यहाँ पर होता क्या है, इस क्षेत्र में नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं। अर्थात नदियाँ जो हैं वो कंकड़ पत्थरों के नीचे से खाली स्थान से बहने लगती हैं, तो ऊपर नदियाँ का प्रवाह दिखता नहीं है। ऐसा क्षेत्र होता है ये। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। ताराई क्षेत्र तो भाबर के दक्षिण का दलदल क्षेत्र है। ऊपर पेपर में प्रश्न आता है कि तराई क्षेत्र कैसा है। यह दलदल क्षेत्र है। यहाँ की मिट्टी महीन कणों वाली, उपजाऊ और नम होती है। यहाँ नमी की मात्रा बहुत अधिक होती है, क्योंकि ऊपर से जब नदियाँ आती हैं तो भाबर क्षेत्र में विलुप्त हो जाती हैं, और ताराई क्षेत्र में आकर के जब कंकड़ पत्थरों की मात्रा घट जाती है तो ऐसे दलदल वाले क्षेत्र में नदियाँ आती हैं तो यहाँ की मिट्टी बहुत नमी होती है, और ये मिट्टी में बहुत महीन कण होते हैं और उपजाऊ होती है। विशेषता, इसमें नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थों की प्रचुर मात्रा होती है, लेकिन फास्फोरस की कमी होती है इस मृदा में। जो ताराई क्षेत्र की मृदा है, इस मृदा में। आगे देखते हैं और क्या है। प्रमुख फसलें, यहाँ की पानी की मात्रा बहुत अधिक होने के कारण यहाँ धान और गन्ना की फसलें बहुत बड़ी मात्रा में उगाई जाती हैं। यहाँ की ये प्रमुख फसलें हैं, इसका ध्यान रखना। चलो आगे देखते हैं। मध्य के मैदानी क्षेत्र की मिट्टी, खासकर इसमें जलोढ़ मिट्टी को पढ़ेंगे हम। तो इसमें देखते हैं, मैंने आपको बताया था प्रत्येक भाग में 2-2 मृदाएं होंगी। तो इस भाग में खादर, जिसे नवीन जलोढ़ कहते हैं, और बांगर, जिसे पुरानी जलोढ़ कहते हैं। तो इन दोनों मृदाओं को देखते हैं जाते हैं। तो खादर, इस मिट्टी को नवीन जलोढ़ या कछारी मृदा कहते हैं। यह नदियों के बाढ़ वाले मैदान की मिट्टी है, जहाँ पर बाढ़ आती रहती है। यह अत्यधिक उपजाऊ होती है, क्योंकि इसमें हर साल नदियों द्वारा नई परत बिछा दी जाती है। इसमें पोटास, चूना और मैग्नीशियम की प्रचुर मात्रा होती है। मैं ये कहना जा रहा हूँ कि यह जो खादर मृदा है, इसमें प्रत्येक वर्ष नदियों का पानी आता है बाढ़ वाले क्षेत्र में, जहाँ पर प्रत्येक वर्ष मृदा के ऊपर एक नवीन परत बिछ जाती है, जिससे मृदा यहाँ की उपजाऊ होती है। और इस मृदा को अन्य बलुआ, सिल्ट बलुआ, दोमट, मट्यार, इन अन्य नामों से इस मृदा को जाना जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं बांगर मृदा। बांगर, यह बांगर को आप बंजर से समझ लो। बंजर यानी कम उपजाऊ भूमि। इसे पुरानी जलोढ़ भी कहते हैं। खादर को खाद, जैसे खाद होता है तो खाद उपजाऊ होती है, उसी तरह से खादर मृदा क्या है? उपजाऊ मृदा। और बांगर, बांगर यानी बंजर। तो यह बंजर यानी कि कम उपजाऊ मृदा है। इसे पुरानी जलोढ़ कहते हैं। यह नदियों से दूर ऊंचे स्थानों की मृदा है, जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है। पहले कभी तो बाढ़ का पानी यहाँ पहुंचता रहा, तब ये उपजाऊ होती थी, लेकिन अब बहुत समय से यहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंच रहा है, इसलिए यह मृदा कम उपजाऊ हो गई। इसलिए इसे पुरानी जलोढ़ मृदा कहते हैं। जहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है, यह कम उपजाऊ होती है, क्योंकि इसमें मृदा का आदिकाल से कृषि
होती आ रही है, इसलिए इसमें बार बार उर्वरकों की आवश्यकता होती है। कहने का अर्थ है बहुत पुराने काल से इस मृदा पर कृषि होती आ रही है, तो इसकी उपजाऊ क्षमता क्षीण हो गई है, इस कारण इसमें उर्वरक डालने की आवश्यकता होती है। इस बात को ध्यान रखना। चलिए अब आगे देखते हैं। एक बात और है, इस मृदा में नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। नाइट्रोजन के लिए जैसे कि हम यूरिया डालते हैं, फास्फोरस के लिए डीएपी, और भी कई एक रसायन होते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। लवणीय एवं क्षारीय मृदा, यह भी खैर मध्य भारत में ही पाई जाती, मध्य उत्तर प्रदेश की जो भूमि है वहीं पाई जाती है। लवणीय माने नमक और क्षारीय, यह खासकर ऊसर वाली मृदा है। कैसे? बांगर क्षेत्र में जल की निकासी कमी। इस मृदा का निर्माण कैसे हुआ? जैसे बांगर क्षेत्र है, उसमें जल जो होता है उसकी निकासी की कमी, माने जल खेतों में भर जाता है, उस वो निकल नहीं पाता है। या लवण युक्त जल से सिंचाई, या उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग। इसमें चरिया नाम का शब्द गलत लिखा है। उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग और अत्यधिक सिंचाई से ये मिट्टी क्षारीय हो जाती है, यानी कि इसमें क्षार का तत्व बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि जब मृदा में आप बार बार सिंचाई करोगे तो पानी के साथ कुछ लवणीय पदार्थ भी मृदा में आ जाते हैं, जिस कारण मृदा का लवणता बढ़ जाती है। और या फिर लवण युक्त पानी सिंचाई करो, या फिर अत्यधिक रसायनों का प्रयोग करो। ऐसे रसायनों का जो लवण युक्त रसायन है, यानी कि दवाइयाँ हैं, उनका प्रयोग करने से ये मिट्टी उपजाऊ नहीं रहती है और ये बंजर यानी कि एक तरह से ऊसर में बदल जाती है। ये अत्यधिक सिंचाई से मिट्टी कैसी हो जाती है? क्षारीय। आगे देखते हैं। स्थानीय भाषा में इसे रे है, जैसे हम लोग रेव कहते हैं। रेव कपड़े खींचने के लिए काम आया करता था पुराने ज़माने में, अब तो साबुन चलने लगे हैं। तो ये रे है या कलर उसे भाग को कहा जाता है जो सफ़ेद हो जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा रेव जो होता है, रे है बोलते हैं इसे, ये सफ़ेद हो जाता है, जिससे हम लोग कपड़े वगैरह फींचा करते थे। इसमें सोडियम, पोटेशियम, सल्फेट और कैल्शियम बनते हैं। सर्वाधिक ऊसर जिले जैसे अलीगढ़, एटा, मैनपुरी, इटावा, खासकर ये जिला है जिसमें ये लवणीय मृदा पाई जाती है, यानी कि रेव वाली मृदा, रे है। अच्छा आगे देखते हैं भूड़ मृदा। भूड़, तो इसे देखते हैं क्या लिखा है। ये गंगा, यमुना और उनकी सहायक नदियों से बाढ़ क्षेत्र में लाए गए बलुई मिट्टी के ऊंचे ऊंचे ढेर होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? भूड़ बोलते हैं। भूड़ मृदा, ध्यान रखना। आगे देखते हैं मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय, तो यह मृदा शुष्क माने होता है सूखा, यानी कम गीली या कम पानी का क्षेत्र। तो शुष्क या अर्ध शुष्क क्षेत्र में विशेषकर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिला जैसे कि मथुरा, यहाँ पानी बहुत कम बरसता है, अलीगढ़ और आगरा, ऐसे क्षेत्रों में पाई जाती है। और अत्यधिक तापमान के कारण चट्टानों में विखंडित होकर बालू के कणों में बदल जाती है, परिणित हो जाती है। इस मृदा में नाइट्रोजन और जीवाश्म की कमी होती है, किंतु सिंचाई करके इसमें कुछ मोटे अनाज उगाए जा सकते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। काली या रेगुर मृदा, पूछा जाता है किस मृदा को रेगुर मृदा कहा जाता है, तो ध्यान रखना कौन सी मृदा है? काली मृदा। तो प्रदेश के पश्चिमी जिला और बुंदेलखंड के क्षेत्र में पाई जाती है। इस मृदा में कपास अधिक हो जाता है, इस कारण इस मृदा को कपासी मृदा कहा जाता है। तो पेपर में बार बार प्रश्न आता है कपासी मृदा कौन है, काली मृदा या रेगुर मृदा? ध्यान रखना। कहाँ? उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र और बुंदेलखंड खैर पाई जाती है। आगे देखते हैं। दक्षिण के पठारी और पहाड़ी क्षेत्रों की मिट्टियाँ जैसे कि बुंदेलखंड की मिट्टियाँ, तो यह विंध्याचल जो पर्वत है विंध्य क्रम की चट्टानों के टूटने फूटने से बनी है। इसमें जीवाश्म की कमी है, क्योंकि चट्टानों से बनी है तो उसमें जीवाश्म बहुत कम पाया जाता है। जैसे कि लाल मिट्टी, तो रेड सॉइल, ये झांसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली इन क्षेत्रों में पाई जाती है। जो दक्षिण का भाग है उत्तर प्रदेश में, दक्षिण का भाग बुंदेलखंड का पठार है, वहाँ पर ये मृदा पाई जाती है लाल मृदा। लाल मृदा जो होती है इसमें ध्यान रखना विशेषता, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये चुनाव इसमें गलत शब्द कुछ लिखे हुए हैं तो की कमी होती है। चुनाव नहीं अचूना है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और ये चुनाव की जगह आप क्या पढ़ेंगे? चूना। तो चूना की कमी होती है और लोहे की अधिकता के कारण इस मिट्टी का रंग लाल होता है, इस कारण इसे लाल मिट्टी बोलते हैं। जैसे लोहा, आयरन ऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो ये लाल पड़ जाती है। इसमें दलहन और तिलहन जैसी खेतियों को किया जा सकता है। माड़ या मार मृदा,
यह काली मिट्टी के समान होती है, इसका रंग काला होता है। ध्यान रखना, यह मिट्टी कैसी होती है? काली मिट्टी के समान होती है और इस मिट्टी का रंग कैसा होता है? काला होता है। इसमें चिपचिपाहट अधिक होती है, जिस कारण इसे चिकनी मिट्टी भी कहा जाता है। आगे देखते हैं परवा या पड़वा। जैसे आम लोग पर घर पर जो चूल्हियाँ होती हैं उनको पॉलिश करने के लिए किया जाता है खाना बनाने के बाद, पड़वा। यह हमीरपुर, जालौन आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। यह हल्की रेतीली मिट्टी होती है। ध्यान रखना, इसमें ज्वार जो खरीफ ऋतु की फसल है, रबी ऋतु की फसल जो चना है आदि उगाई जाती है। अब देखते हैं राकड़ मृदा। यह ढलानों वाली क्षेत्र में पाई जाती है। जहाँ पर ढलान अधिक होते हैं वहाँ यह मृदा पाई जाती है। और इस मृदा में जैसे कि तिल की खेती हो गई जो खरीफ की है, चना की खेती रबी की फसल जो है आदि उगाई जाती है। किस मृदा में उगाई जाती हैं? जो अपने अभी देखी थी, राकड़ मृदा। खैर ये दक्षिण में जो बुंदेलखंड का पठार है उस साइड की मृदाएं पढ़ रहे थे। तो मैंने मृदाओं को पढ़ लिया है। अब देखते हैं मृदा अपरदन क्या होता है। मृदा अपरदन खेतों की ऊपरी सतह जो सबसे अधिक उपजाऊ होती है, जिसे वायु या जल के कारण कटने फटने से हजारों हेक्टेयर भूमि जो होती है प्रति वर्ष भूमि नष्ट हो जाती है। इसी नष्ट भूमि को क्या बोलते हैं? मृदा अपरदन से नष्ट भूमि। ध्यान रखना, मृदा अपरदन को किसान की मौत कहा जाता है, क्योंकि जो किसान की जो मिट्टी होती है उस मिट्टी की जो ऊपरी परत जो होती है जिसे हम मृदा बोलते हैं, यह बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है और यह पानी के द्वारा या वायु के द्वारा उड़ के कट छट के नष्ट होकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। तो इसे मृदा अपरदन बोलते हैं। मृदा अपरदन को किसान की मौत कहा जाता है। जैसे कि मृदा अपरदन के कुछ प्रकार हैं, उसमें देखते हैं। एक है अवनालिका अपरदन। ध्यान रखना, यह पेपर में बार बार पूछा जाता है। अवनालिका अपरदन। अवनालिका, नालिका माने होता है नाली, तो नालियां जैसी बन जाती हैं। कहीं कहीं ऐसा होता है। यह यूपी का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। चंबल नदी के कारण इटावा और आगरा जिले में सबसे अधिक भूमि बीहड़ों में निर्माण हो गई है, यानी कि बीहड़ों में बदल गई है। किस कारण? ये अविनालिका अपरदन के कारण। जैसे कि नदियों के कारण जो भूमि है वो नालियों जैसे बीहड़ों में खड्डरों में बदल गई है, इटावा और आगरा क्षेत्र में। वायु अपरदन, वायु के द्वारा अपरदन। यह ग्रीष्म ऋतु में अर्थात गर्मी में राज्य के पश्चिमी भाग में खासकर मथुरा, इटावा, आगरा ये सबसे ज़्यादा प्रभावित है इससे, वायु अपरदन से। ध्यान रखना, वायु अपरदन से ये जिला ज़्यादा प्रभावित है। एक बार प्रश्न ये पूछा गया था कि किस जिले में वायु अपरदन कम है, तो आप ध्यान रखना गोरखपुर। कौन सा जिला हो जाएगा? गोरखपुर। अच्छा, गोरखपुर में वायु अपरदन बहुत कम है और वहाँ जलीय अपरदन बहुत ज़्यादा है। क्यों? यूपी में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? गोरखपुर में। जलीय अपरदन, अब देखो जलीय अपरदन लिखा हुआ है। यह राज्य के ताराई भाग में, उत्तरी भाग जो हिमालय के किनारे का है उसे ताराई भाग बोलते हैं, और दक्षिण में जहाँ पर वर्षा होती है ऐसे क्षेत्र प्रभावित हैं। और जलीय अपरदन से सबसे अधिक कौन प्रभावित है? गोरखपुर। आगे देखते हैं मृदा सुधार। तो मृदा को सुधारने के लिए कुछ तकनीकें हैं, जैसे कि उदासीन मिट्टी किसे कहा जाता है? जिसका पीएच मान 7 होता है उसे उदासीन मिट्टी कहा जाता है, न्यूट्रल सॉइल। तो यह अधिकांशतः फसलों के लिए आदर्श मिट्टी होती है। तो आपसे पूछा जाए फसलों के लिए सबसे बेस्ट मिट्टी कौन है, तो कौन सी है? उदासीन मिट्टी, जिसका पीएच मान कितना होता है? 7। लेकिन फिर भी हर जगह तो पीएच 7 मान वाली जो मिट्टी उपलब्ध नहीं होती है, इस कारण हम लोग कृषि के लिए सबसे बेस्ट मिट्टी कौन से मानते हैं? जिसका पीएच मान 6 से 7.5 तक हो। इसका ध्यान रखना, यह पेपर में प्रश्न आ चुका है। तो जिसका पीएच मान 6 से 7.5 तक होता है उसे कृषि के लिए बेस्ट मिट्टी। वैसे बेस्ट मिट्टी तो 7 पॉइंट वाली थी उदासीन, लेकिन हर जगह उदासीन नहीं है, इसलिए। अम्लीय मृदा, इसका पीएच मान जो है वो 7 से कम होता है, तो इसे अम्लीय मृदा कहते हैं। और अम्लीय मृदा को सुधार हेतु चूना का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना, यह प्रश्न बार बार पेपर में आता है। और क्षारीय मृदा, जिसे लवणीय मृदा भी कहते हैं, इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। उत्तर प्रदेश में इसे ऊसर या रेह, जैसे रेव बोलते हैं ना हम, वह जैसे कि इटावा, मैनपुरी मैंने जिला भी बताए थे, तो ऊसर या रेह कहते हैं। सुधार के लिए इसमें जिप्सम या पायराइट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि जो मध्य का उत्तर प्रदेश वहाँ जिप्सम का प्रयोग, जो बुंदेलखंड का क्षेत्र वहाँ पायराइट का प्रयोग किया जाता है। यह प्रश्न को याद रखना। दलहनी फसलों की जड़ों में राइबोजियम नामक जीवाणु पाया जाता है, जो मृदा में क्या लिखा है?
राइबोजियम नामक जीवाणु पाया जाता है जो मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ा देता है और मृदा का नाइट्रोजन करता है, जिससे मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा भरपूर हो जाती है और उस फसल के बाद अगली फसल बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है, बहुत उसमें पोषक तत्वों की आवश्यकता ज़्यादा नहीं होती है, जैसे कि नाइट्रोजन को ज़्यादा नहीं देना पड़ता है। जैसे कि मटर और मूंग और चना, ये कुछ फसलें हैं जिन फसलों की जड़ों में, दलहनी फसलों की जड़ों में क्या पाया जाता है, ये लिखा हुआ है दलहनी फसलें। तो राइबोजियम नाम का परमाणु पाया जाता है या जीवाणु, जो मृदा का क्या करता है, नाइट्रोजनीकरण। अब देखते हैं जो प्रश्न, कुछ और टॉपिक इसमें दिया हुआ है। देखो, पूछा जाता है धूर मिट्टी क्या है, तो गंगा के किनारे बालू के ऊंचे ऊंचे टीले को धूर कहते हैं। जैसे कि जब हवाएं तेज चलती हैं, धूल उड़ती है, तो पूछा जाता है धूल क्या है, तो गंगा के, देख लो आप लोग, बुंदेलखंड की काली मिट्टी, तो रेगुर या करेल मिट्टी भी कहा जाता है। इसमें कपास की अधिक खेती होती है, इस कारण इसे कपासी मिट्टी कहते हैं। कलर या रेह, ऊसर भूमि में सफ़ेद पाउडर के हिस्से को रेह कहते हैं। प्रमुख तत्वों की कमी, उत्तर प्रदेश की लगभग सभी मिट्टियों में नाइट्रोजन और फास्फोरस और जीवाश्म की कमी पाई जाती है, ध्यान रखना इसका। और पूछा जाए सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र, तो उत्तर प्रदेश में जो जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है, मध्यवर्ती क्षेत्र, खासकर गंगा यमुना का मैदान, मध्यवर्ती क्षेत्र, ये उत्तर प्रदेश का सबसे उपजाऊ क्षेत्र है। अब देखते हैं कुछ प्रश्न जो बार बार पेपरों में पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवनाल का अपरदन सर्वाधिक होता है, तो अभी हम बता के आए इटावा। चलिए अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस भाग में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है, तो मरुस्थलीय मृदा कहाँ पाई जाती है, पश्चिमी भाग में, क्योंकि पश्चिम भाग में राजस्थान के करीब पड़ता है ना, तो मरुस्थल। गंगा के मैदान में पाई जाने वाली नवीन जलोढ़ को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे खादर बोलते हैं। नवीन जलोढ़ यानी खाद, यानी कि खादर, यानी कि उपजाऊ मृदा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले में वायु अपर्दन सर्वाधिक होता है, तो वायु अपर्दन अभी हम बता के आए थे, इसके लिए सबसे अधिक वायु अपर्दन मथुरा, जहाँ पर वर्षा कम होती है, मथुरा। उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा का मथुरा। लाल मिट्टी उत्तर प्रदेश के किस जिले में मुख्य रूप से पाई जाती है, तो अभी हम बता के आए थे मिर्जापुर और सोनभद्र। गंगा के मैदान में पाई जाने वाली पुरानी जलोढ़ को क्या बोलते हैं, तो इसे बांगर बोलते हैं, बंजर यानी कि बांगर, कम उपजाऊ मृदा। उत्तर प्रदेश में रेह या कलर किस प्रकार की मिट्टी को कहा जाता है, तो लवणीय और क्षारीय मृदा को। अगला, उत्तर प्रदेश की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा कौन है, तो सबसे अच्छी मृदा जो है धान की खेती के लिए, किस खेती के लिए, धान की खेती के लिए सबसे अच्छी मृदा है ताराई मृदा। बुंदेलखंड में पाई जाने वाली काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में मार या करेल या फिर कपासी मृदा भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश में भाबर क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो भाबर क्षेत्र में मैंने बताया था कंकरेली और पथरेली, जबकि ताराई में दलदली। गंगा के किनारे बालू के ऊंचे टीलों को क्या बोला जाता है, तो इसे भूड़ बोला जाता है। आगे देखते हैं, परवा या पड़वा मिट्टी उत्तर प्रदेश के किस जिले में, हमीरपुर जालौन। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक ऊसर भूमि पाई जाती है, तो अलीगढ़, मैनपुरी और इटावा वगैरह ये क्षेत्र, जहाँ पर रेव ज़्यादा यानी कि लवणीय मृदा ज़्यादा। उत्तर प्रदेश की मिट्टियों को सामान्यतः किस तत्व की कमी है, नाइट्रोजन और फास्फोरस की। नाइट्रोजन में यूरिया डालते हैं ना खेत में, इसीलिए। तो दक्षिण के पठारी क्षेत्र की मिट्टी राकड़ कहाँ पाई जाती है, तो राकड़ कहाँ पाई जाती है, तो ये पहाड़ी और पठारों के ढलानों पर। काप मिट्टी उत्तर प्रदेश के किन भागों में पाई जाती है, तो ये काप मिट्टी जो है ये मैदानी भागों में पाई जाती है। काप यानी कि काप का निक्षेपण हुआ था, उसी के बाद ये मैदान बना था हमारे उत्तर प्रदेश का, आपको पता होगा। चंबल नदी के तटीय क्षेत्र में बीहड़ों का निर्माण अपर्दन के कारण हुआ है, तो चंबल में कौन सा, अवनाल का अपरदन। चंबल और यमुना नदी और कुख्यात है, इसीलिए। उत्तर प्रदेश में कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मृदा जिसे काली या करेल मृदा कहा जाता है। ताराई क्षेत्र की मिट्टी किस तत्व की अधिकता होती है, तो ताराई क्षेत्र की मिट्टी में नाइट्रोजन और कार्बन की अधिकता होती है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में मृदा की क्षारीयता बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग, तो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में मृदा की क्षारीयता बढ़ने का मुख्य कारण है अत्यधिक सिंचाई या जल निकासी का अभाव। उत्तर प्रदेश में भाबर और ताराई
में जो संकीर्ण पट्टी पाई जाती है उसे तराई पट्टी कहते हैं। उत्तर प्रदेश के किन जिलों में ऊसर भूमि सुधारने के लिए जिप्सम का प्रयोग? तो जिप्सम का प्रयोग किया जाता है खासकर जहां ऊसर भूमि है। तो मैंने कहाँ ऊसर भूमि बताई थी आपको, जैसे कि इसमें हो जाएगा आपका ये क्षेत्र उन्नाव, रायबरेली, सुल्तानपुर वगैरह वगैरह। आगे देखते हैं, भोंटा मिट्टी उत्तर प्रदेश के किस विशिष्ट क्षेत्र में पाई जाती है? तो भोंटा मिट्टी जो है उत्तर प्रदेश के, वैसे यह विंध्याचल पर्वत जो है उसके टूटने फूटने से बनी है, विंध्याचल पर्वत में पाई जाती है। वायु अपर्दन से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे कम प्रभावित? तो वायु अपर्दन से सबसे कम गोरखपुर और जल अपर्दन से सबसे अधिक गोरखपुर। वायु अपर्दन से सबसे अधिक मथुरा और जल अपर्दन से सबसे कम मथुरा। उत्तर प्रदेश की मिट्टी है जो जल मिलने पर कोमल और सूखने पर अत्यंत कठोर हो जाती है। तो ये कौन सी मिट्टी होती है? जिसे बोलते हैं हम लोग काली मिट्टी। ये जल मिलने पर कोमल हो जाती है और जल के सूखने पर अत्यंत कठोर ईंट जैसी। मिट्टी की अम्लता को सुधारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? वैसे इसमें जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। क्या अम्लीयता है? सॉरी, अम्लीयता को सुधारने के लिए चूना का प्रयोग किया जाता है। क्षारीय मृदा ऊसर में सुधारने के लिए, ऊसर में सुधार करने के लिए कौन सी मृदा? क्षारीय के लिए जिप्सम का प्रयोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः फसलों को उगाने के लिए मृदा का पीएच मान तो 6 से 7 होना चाहिए। वैसे हमने 6 से 7.5 बताया था, तो वो ऑप्शन नहीं है ना। उत्तर प्रदेश में रेह युक्त मिट्टी को सुधारने के लिए, रेह माने जो रेव होता है ना, जैसे कि आपको बता के बयाल आया हम, लवणीय मृदा को सुधारने के लिए ढैंचा या दलहनी फसलों का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं, मृदा का पीएच मान 7 से अधिक होने पर मृदा कैसी होती है? तो क्षारीय होती है। कैसी होती है? क्षारीय। चलिए, अब 30 प्रश्न थे, मैंने पूरे लगा लिए हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और वीडियो को बार बार देखें, जिससे कि सारे प्रश्न आपको याद हो जाएं।